So next concept will start is Maxwell's distribution of molecular speed. तो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि किसी कंटेनर के अंदर अगर गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं तो उनकी सबकी स्पीड अलग अलग है। तो डेफिनेटली अगर हमें गैसियस सैंपल की स्टडी करनी है तो हमें उनकी स्पीड्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। बट अगर आप सोचो कि कोई साइंटिस्ट सारी स्पीड निकालने का काम करना स्टार्ट करता तो इट इज़ मियरली वेस्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक मोल गैस भी हुई तो 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.023 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। उतने मॉलिक्यूल्स की स्पीड अगर हम निकालने बैठ गए तो ये बहुत ही टेक्निकल काम हो जाएगा। सपोज करो मशीन अप्लाई करके हमने किसी तरीके से इसको फाइंड आउट कर भी लिया, देयर इज अनदर प्रॉब्लम, क्योंकि गैसेस मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं। तो हर मॉलिक्यूल की स्पीड कोलिजन के बाद चेंज हो जाएगी, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी स्वाइप हो जाती है। तो एक 2 मीटर पर सेकंड से स्पीड से जाने वाला मॉलिक्यूल अगर एक 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलने वाले मॉलिक्यूल से कोलाइड करा तो उनकी वेलोसिटी स्वाइप हो जाएंगी। तो जो पहले 2 मीटर से चल रहा था वो 10 मीटर पर सेकंड से चलने लगेगा, और जो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था वो 2 मीटर पर सेकंड से चलने लगेगा। तो इसका मतलब आप जब तक निकाल के पूरा डेटा कलेक्ट करोगे तब तक सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड चेंज हो चुकी होगी। सो देयर इज नो पॉइंट इन कैलकुलेटिंग दैट वैल्यू। तो इसलिए मैक्सवेल ने बोला कि अगर हमें मॉलिकुलर स्पीड्स की स्टडी करनी है तो इट इज बेटर दैट वी स्टडी देयर डिस्ट्रीब्यूशन रादर देन कैलकुलेटिंग द एक्चुअल वैल्यूज। क्योंकि अगर हम किसी आइडियल गैस के एक्सटर्नल पैरामीटर्स को फिक्स रखें, एक्सटर्नल पैरामीटर मतलब जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल, ये सब फिक्स कर दें, तो क्या होता है कि जो गैसेस मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो कांस्टेंट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट होने का मतलब जैसे मान लो मैंने एक पर्टिकुलर स्पीड ली 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड, तो इसके बीच में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनका नंबर फिक्स हो जाएगा। हाउ इट इज लाइक कि अगर एक 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड के बीच का मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड करा जिसकी स्पीड लेट से 80 मीटर पर सेकंड से 90 मीटर पर सेकंड के बीच में थी, तो क्या होगा कि दोनों की स्पीड स्वाइप हो जाएगी। तो एक मॉलिक्यूल 20 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड के बीच की स्पीड से शिफ्ट होकर पहुंचा किस वाले ब्रैकेट में, 80 से 90 वाले में। और जो 80 से 90 वाला मॉलिक्यूल है वो किस में शिफ्ट हो गया, 20 से 30 में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मॉलिक्यूल्स का नंबर है उस गैप के बीच में वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिकुलर स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझे, जैसे मान लो और दूसरे एग्जांपल से बता देता हूँ। जैसे हमारी क्लास में सब सारे बच्चों के नंबर है, अब उससे सबके अलग अलग नंबर पूछे जाए तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो हमने क्या करा, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। 0 से 10 के बीच में कितने, 10 से 20 कितने, 20 से 30 कितने, 30 से 40 कितने, 40 से 50 कितने, एंड लाइक दैट। सो दिस स्टडी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। अभी कितने भी छोटे सेगमेंट पे कर सकता हूँ, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ऐसे भी करा जा सकता है। तो मुझे जितना परफेक्ट स्टडी चाहिए मैं उसी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करने लगूंगा। तो मैक्सवेल ने एक्चुअली में यही करा, और उसने बोला कि जब तक एक्सटर्नल पैरामीटर्स कांस्टेंट रखेंगे तब तक मॉलिक्यूलर स्पीड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कांस्टेंट रहेगा। और मॉलिक्यूलर स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब एक गिवन स्पीड से लेके दूसरी गिवन स्पीड के बीच में जितने मॉलिक्यूल्स का नंबर है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। ये इस पूरी स्टडी का बेसिस है। तो सबसे पहले आपको यही पॉइंट से लिखना स्टार्ट करना है। सो राइट डाउन, इन केस ऑफ एन आइडियल गैस, in case of an ideal gas, if external parameters if external parameters are constant, external parameter का सब समझ रहे हो ना, तो ब्रैकेट में लिख लो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल। if external parameters are constant then number of molecules having speed in between u and u plus du, बहुत स्मॉल वैल्यू चेंज करी मैंने, तो डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म में हमने लिखा u and u plus du remain constant। तो गिवन स्पीड u से लेके अगली स्पीड u प्लस du के बीच में जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, इस बेसिस को लेके मैक्सवेल ने एक्चुअली में डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी करी। ये लॉजिक अप्लाई करते हैं हम लोग, तो अगले केस में लिखेंगे विद दिस मैक्सवेल हैड स्टडीड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स, दैट इज वेरिएशन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द मॉलिक्यूलर स्पीड्स। तो अगले पॉइंट को लिखो विद दिस Maxwell had studied
the distribution of molecular speed, the distribution of molecular speeds that is variation of number of molecules with the molecular speeds. ठीक है, variation of number of molecules with molecular speeds. ठीक है, तो अब देखो इसमें हम लोग टेक्निकल टर्म लिखने स्टार्ट करें तो पहले मैंने एक टर्म लिखा DNU. DNU का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड इन बिटवीन U एंड U प्लस DU. ये मैक्सवेल स्टडी का सबसे बेसिक टर्म है DNU, उसको सही से समझना है. तो DNU का मतलब होता है number of molecules having speed in between U and U plus DU. मतलब जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू में बोलूँ तो ऐसे बोल सकते हो आप कि जैसे 5 मीटर पर सेकंड से लेके 5.05 मीटर पर सेकंड के बीच में कितने मॉलिक्यूल्स हैं. जितना छोटा डिस्ट्रीब्यूशन लेते जाओगे उतनी परफेक्ट स्टडी आएगी. सो DNU को उन्होंने बोला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड इन बिटवीन U एंड U प्लस DU. U प्लस DU का मतलब समझ रहा है, DU इज स्मॉल डिफरेंशियल टर्म. तो हमने जैसे कोई एक स्पीड लेनी 5 मीटर पर सेकंड या लेट्स से 100 मीटर पर सेकंड, तो अगली वैल्यू है 100.05 मीटर पर सेकंड. फिर 100.05 से लेके 100.1 ऐसे करके एक एक करके आगे बढ़ते चले जाएंगे. तो बहुत छोटे सेगमेंट से हम लोग स्टडी कर रहे हैं. तो DNU को मैक्सवेल ने लिखा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड इन बिटवीन U एंड U प्लस DU. U जो है वो मॉलिक्यूलर स्पीड है और जो उसकी नेक्स्ट मॉलिक्यूलर स्पीड जिसके बीच में हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज U प्लस DU. समझ गए? तो अगर यहाँ पे क्लियरली लिखना है तो मॉलिक्यूलर स्पीड के आगे ब्रैकेट में लिख लो U. उसी से हम लोग स्टडी कर रहे हैं बेसिकली. सो DNU इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड इन बिटवीन U एंड U प्लस DU. या अगर यहाँ नहीं लिखना तो मॉलिक्यूलर स्पीड्स लिखा रहता है, उसको अलग से स्टडी करेंगे. तो समझ गया ना, यूज द स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल एंड U प्लस DU इज द नेक्स्ट स्पीड. सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड इन बिटवीन U एंड U प्लस DU इज रिफर्ड एज DNU. अब इसमें क्या करें कि DNU को बाय DU कर दें, क्योंकि DU तो कोई भी स्टूडेंट या कोई भी पर्सन जो स्टडी करेगा वो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकता है. तो हम इसका पर यूनिट DU स्टडी करते हैं. वी राइट द टर्म DNU बाय DU. ये क्या हो गया, number of molecules having speed in between U and U plus DU per unit of DU. डिफरेंशियल टर्म बन गया ये हमारे लिए. So this becomes number of molecules having speed in between U and U plus DU per unit of DU. समझ गए? ये टर्म बन गया हमारे पास number of molecules having speed in between U and U plus DU per unit of DU. So number of molecules having speed in between U and U plus DU per unit of DU. ठीक. अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैपिटल N एज्यूम कर लें. सो कैपिटल N इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. और फिर इस n से अगर DNU बाई DU को डिवाइड कर दें तो वो टर्म आ जाता है जिसकी मैक्सवेल ने स्टडी करी. हमारे पास टर्म आ जाएगा 1/n DNU बाई DU. अब देखो DU क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी स्पीड U और U प्लस DU के बीच में थी. उसमें कैपिटल N से डिवाइड करा तो क्या हो गया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड इन बिटवीन U एंड U प्लस DU. तो अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जगह हम लोग फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स स्टडी करने लगेंगे. समझ में आई बात? सो ये जो 1/n DNU बाई DU हो गया हमारे लिए, दिस बिकम्स फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड इन बिटवीन U एंड U प्लस DU पर यूनिट ऑफ DU. ओके. तो देखो मैक्सवेल ने अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाला स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से. दिस इज DNU इज इक्वल टू 4 pi n m upon 2 pi RT power 3/2 e power minus n u square upon 2 RT u square du. इसको बोलते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. आपको ये फंक्शन लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका हमारे लिए कोई नीड नहीं है.
अब इसको देखो, अगर हम अपने वाले फंक्शन के हिसाब से कन्वर्ट करें, जिसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं, 1/n dnu/du। तो फिर देखो, अगर अभी dnu वाला फंक्शन आप ध्यान से देखोगे तो दो चीज़ों पे डिपेंडेंट है। एक तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, एक टेम्परेचर। ठीक है, मॉलिक्यूलर स्पीड का जो वेरिएशन है दैट इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड इन बिटवीन यू एंड यू प्लस डी यू में। यू और डी यू तो पता है पहले से ही। तो और किस पैरामीटर पे डिपेंडेंट है, तो देखो मास, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अब अगर इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड कर दें तो फंक्शन देखो केवल टेम्परेचर डिपेंडेंट बचेगा और मॉलिक्यूलर मास डिपेंडेंट बचेगा। तो गिवन गैस के लिए ये वैल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट आ जाएगी। और ये चीज़ हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी सीखी है कि मॉलिक्यूलर स्पीड जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शन होते हैं। तो वहीं से इसको स्टडी कर लेंगे भी। तो अब अगर आप इसको थोड़ा अपने फॉर्म में लिखना स्टार्ट करो तो ये वैल्यू बच जाएगी 1/n dnu/du। अगर हम टर्म लिखेंगे तो अब ये टर्म बचेगा 4 पाई, जो कि कांस्टेंट है, m/2 पाई RT, जो केवल टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शन है एक गिवन गैस के लिए, पावर 3/2 e⁻m u²/2RT, ये भी देखो टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शन है, इनटू u²। तो अब अगर आप इस फंक्शन को ध्यान से देखो तो इतना टर्म तो देखो कांस्टेंट लिखा होगा, टेम्परेचर एक्सटर्नल पैरामीटर फिक्स कर दिए, तो ये टेम्परेचर फिक्स हो गया। मॉलिक्यूलर स्पीड में देखो यहाँ क्वाड्रेटिक फंक्शन है और ये फंक्शन देखो e⁻−x जैसा है। तो हम लोगों ने जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा था तो e⁻−x के फंक्शन बताए थे आपको, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, इनफाइनाइट पे जाते जाते जीरो टेंड कर जाएगा। और क्वाड्रेटिक फंक्शन अभी हम लोगों ने गैसीय स्टेट की स्टार्टिंग में सीखा था कि ये पैराबोलिक फंक्शन होता है। ठीक है, तो अब हम उसके ग्राफ की स्टडी करने वाले हैं। तो बेसिकली मैक्सवेल ने जो प्लॉट किया दैट इज 1/n dnu/du प्लॉट किया। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अगला टर्म लिखना है हम लोग को मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो पहले उसको प्लॉट करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो समझा देता हूँ आपको, फिर सीधे कर्व पे आ जाएंगे। तो हम लोग अगला टर्म लिखेंगे मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। फंक्शन से हमें कुछ भी स्टडी नहीं करना है, फंक्शन तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने या थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दिया है। बेसिकली हमें सीखना है मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। सो पुट द नेक्स्ट टाइटल मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, तो देखो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होता है इट इज प्लॉट ऑफ 1/n dnu/du वर्सेस u। तो 1/dnu/du को अगर हम y एज्यूम कर लें तो और u की जगह x लिख लें तो फंक्शन का टाइप देखो कैसा बनेगा, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू e⁻−ax²/x²। मतलब फंक्शन का टाइप बन रहा है एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग इंटू क्वाड्रेटिक। तो इसका मतलब इनिशियली जो फंक्शन का नेचर आएगा वो क्वाड्रेटिक की तरह से आएगा और लेटर ऑन इस फंक्शन का जो नेचर आएगा वो कैसा आएगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। तो अब अगर हम इस बात को यहाँ लिखना स्टार्ट करें, सो राइट डाउन द पॉइंट, राइट डाउन इनिशियल नेचर ऑफ द कर्व इज पैराबोलिक। Initial nature of the curve is parabolic, which is later on exponentially decreasing। तो ये सीधा कंक्लूजन हो गया। अगर आपको इक्वेशन नहीं भी पता है तो हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे। सो राइट डाउन द टर्म इनिशियल नेचर ऑफ द कर्व इज पैराबोलिक। इनिशियल नेचर ऑफ कर्व is parabolic। Initial nature of curve is parabolic, which is exponentially decreasing towards the end। Initial nature of curve is parabolic and yes, which is what लिखो, and it is exponentially decreasing towards end, and it is exponentially and it is exponentially decreasing towards end। तो कर्व का जो इनिशियल नेचर है वो पैराबोलिक है और बाद में इसका नेचर जो हो जाएगा वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होने लगेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखना है कि इस ग्राफ का जो मैक्सिमा होता है वो रिप्रेजेंट करता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को। अगले पॉइंट में लिखिए मैक्सिमा ऑफ द कर्व, मैक्सिमा ऑफ द कर्व, maxima of the curve represents the most probable speed। Maxima of the curve represents the most probable speed।
हम नाम से क्लियर है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब जो ज्यादातर मॉलिक्यूल्स कैरी कर रहे होंगे, और जो ज्यादातर मॉलिक्यूल्स कैरी कर रखे होंगे वही वही क्या नंबर होगा, मैक्सिमम, क्योंकि हम जो स्टडी कर रहे हो क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड इन बिटवीन यू एंड यू प्लस डी यू। तो जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगी उन्हीं मॉलिक्यूल्स का जो नंबर सबसे ज्यादा आएगा तो यही मैक्सिमम बनेगा। सो मैक्सिमम ऑफ द कर्व रिप्रेजेंट्स अ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और अगर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब लिखना है तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या हुआ, द स्पीड विच इज कैरीड बाई मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसीलिए मोस्ट प्रोबेबल है। तो उसके केस में आगे लिख लो, अगर आपको मोस्ट प्रोबेबल का मतलब लिखना है तो आगे लिख लो यू एम पी, दैट इज स्पीड कैरीड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिस स्पीड के आसपास की स्पीड कैरी कर रहे होंगे उसको हम लोग बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और ये पता कैसे चलेगा, ग्राफ का जहां मैक्सिमा आ रहा होगा वहां पे हमें मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे लिखिए, एरिया अंडर द कर्व ऑफ अबव प्लॉट, एरिया अंडर द कर्व फॉर अबव, एरिया अंडर द कर्व फॉर, फॉर भी क्यों लिखे, एरिया अंडर द कर्व will be constant and it is, अगर इसको सॉल्व करके लिखना है तो आएगा इंटीग्रल ऑफ 1/n dnu by du into du, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो एरिया अंडर द कर्व फॉर दिस ग्राफ विल बी 1। अच्छा, कभी कभी क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर देते हैं, प्लॉट बना देते हैं dnu by u का, तो वो क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर यही प्लॉट dnu by du का होता तो एरिया कितना आ जाता है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आप चाहो तो अगले स्टेटमेंट में ये भी ले सकते हो, इन द प्लॉट ऑफ dnu by du versus u, area under the curve will be n, which is total number of molecules. ठीक है, डन यहाँ तक। तो आप देखो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अगर हम बनाते हैं तो प्लॉट विल बी लाइक दिस, 1/n dnu by u वर्सेस u का प्लॉट बना रहे हैं। तो देखो मैंने पहले बोला कि इस कर्व का जो इनिशियल नेचर होता है वो देखो पैराबोलिक होता है, और फिर इस फंक्शन का नेचर जो होता है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होता है, ये देखो डिक्रीज होते हुए जा रहा है और फाइनली जीरो की तरफ टेंड कर जाएगा। So initial nature of curve is parabolic, later on it is exponentially decreasing, first thing। ठीक है, ये पॉइंट समझ आया। इसके बाद देखो इसका मैक्सिमा देखना है। सो इफ यू नोटिस मैक्सिमम ऑफ दिस कर्व, तो देखो ये मैक्सिमम ऑफ द कर्व जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला पॉइंट आ रहा है। तो ये देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी स्पीड आ रही है वो कितनी आ रही है, इसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब हम सब जानते हैं कि जो स्पीड का ऑर्डर है उसमें मोस्ट प्रोबेबल स्पीड सबसे कम होती है, एवरेज स्पीड उससे ज़्यादा होती है, और आरएमएस स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। इसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये आपकी एवरेज स्पीड और ये आपकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो सबसे बड़ी वैल्यू जो आती है दैट इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड, उससे छोटी वैल्यू एवरेज स्पीड, और सबसे छोटी वैल्यू मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो अगर हमें मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू पता चल गई तो डेफिनेटली पता चल रहा है कि मोस्ट एवरेज स्पीड उसके आगे आएगी और आरएमएस स्पीड उससे भी ज़्यादा आएगी। कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से देखो, एवरेज स्पीड जिन मॉलिक्यूल्स की है उनका नंबर कम है, और जिनकी आरएमएस स्पीड है उनका नंबर और कम है। समझ में आया। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड मैच कर रही है वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, जिन मॉलिक्यूल्स की स्पीड एवरेज स्पीड की रेंज में है उनका नंबर कम है, और जिनका नंबर आरएमएस स्पीड में है उनका नंबर और कम है। तो मॉलिक्यूलर स्पीड जितनी ज़्यादा लेते जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसके कम होते जा रहे हैं। समझ आ गया कॉन्सेप्ट? क्योंकि हमें पहले ही से पता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड सबसे कम वैल्यू होती है, देन इट इज एवरेज स्पीड एंड लास्ट में इट इज आरएमएस स्पीड। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्लॉट है जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये पॉइंट आप पहले प्लॉट बना लीजिए। तो यहाँ पे देखो आरएमएस स्पीड सबसे ज़्यादा है, एवरेज स्पीड उससे कम, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड सबसे कम। और कंफ्यूज नहीं होना है, आप ध्यान से देखो एक्स एक्सेस पे स्पीड बनी हुई है, तो आरएमएस स्पीड सबसे ज़्यादा है, फिर एवरेज स्पीड है, फिर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, क्योंकि स्पीड की वैल्यू एक्स एक्सेस पे है। और जो वाई एक्सेस है उस पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड एवरेज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की रेंज में है वो सबसे ज़्यादा है। देखो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के बाद अगला स्टेप चेक करेंगे एवरेज स्पीड, तो ये नंबर कम हो जाएगा, और आरएमएस स्पीड का केस चेक करेंगे तो वो नंबर और कम हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो इस ग्राफ में खास बात क्या पता चल रही है कि उन मॉलिक्यूल्स का नंबर भी बहुत कम है जिनकी स्पीड बहुत कम है, और उन मॉलिक्यूल्स का भी नंबर बहुत कम होता है जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। देखो दोनों तरफ ग्राफ जो है वो क्लोज टू जीरो टेंड कर रहा है। ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेरी लो स्पीड एंड वेरी हाई स्पीड इज वेरी लो। समझ आ गया बात? ये भी अभी पॉइंट में ऐड कर लेंगे। अब देखो अगर इसी प्लॉट को दो अलग अलग टेम्परेचर्स पे बनाया जाए, सो नेक्स्ट विल प्लॉट वन अपॉन डी एन यू वर्सेज वन अपॉन एन डी एन यू वर्सेज डी एन यू बाई डी यू वर्सेज यू। तो दो अलग अलग टेम्परेचर पे अगर हम प्लॉट कर रहे हैं, टेम्परेचर T1 और टेम्परेचर T2 पे, तो देखो आपको मैंने बताया कि इसका एरिया अंडर द कर्व कांस्टेंट होगा। तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो देखो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ जाएगी। तो पहले मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ये थी और बाद में मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ये हो गई है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से देखो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ गई है, राइट साइड में शिफ्ट हुआ तो वैल्यू इंक्रीज हुई। यस सर। अब T2 में जो टेम्परेचर है वो T1 से ज़्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग दैट स्पीड कम हो गया। देखो पहले मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इतने सारे मॉलिक्यूल्स की थी, बाद में मोस्ट प्रोबेबल स्पीड उससे कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूलर स्पीड तो बढ़ी, विच इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग दैट स्पीड कम हो गया है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया? तो हाइट ग्राफ की कम हुई और एरिया अंडर द कर्व सेम लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, विड्थ बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ देखो ये ग्राफ इससे ऊपर आएगा, तो ग्राफ की हाइट कम हुई है, विड्थ बढ़ गई है, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व कांस्टेंट है। तो दूसरे टेम्परेचर पे अगर इस प्लॉट को बनाएंगे तो वो चीज़ आपको क्लिक करनी चाहिए, एट अ डिफरेंट टेम्परेचर हाइट कम करेंगे और विड्थ बढ़ा देंगे अगर टेम्परेचर हाइट बढ़ा रहे हैं, और टेम्परेचर कम कर रहे होंगे तो हाइट बढ़ा देंगे और विड्थ कम कर देंगे। तो ऐसे ग्राफ आएगा। जैसे पता चला है क्योंकि एरिया अंडर द कर्व कांस्टेंट है। सर टेम्परेचर बढ़ेगा, स्पीड। टेम्परेचर इसलिए इंक्रीज हो रहा है क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीज हो रही है। देखो ध्यान से, पहले मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ये थी टेम्परेचर T1 पे, और ये टेम्परेचर T2 पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। स्पीड ऑन एक्स एक्सेस है, हाइट देख के नहीं डिसाइड करना, नहीं तो हर बार सवाल गलत होगा। राइट साइड देख रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ गई इसलिए टेम्परेचर हायर है, तो T2 ग्रेटर देन T1 होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से ग्राफ की हाइट कम होती है, विड्थ बढ़ जाती है, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कम हो जाता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरी चीज अगर नोटिस करोगे तो जिन मॉलिक्यूल्स की स्पीड देखो बहुत कम है, टेम्परेचर बढ़ाने से उनका नंबर कम हो जाता है, और जिन मॉलिक्यूल्स की स्पीड बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बढ़ाने से उनका नंबर बढ़ जाता है। सो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेरी लो स्पीड डिक्रीजेस, एंड ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेरी हाई स्पीड इंक्रीजेस। ये इसका दूसरा कंक्लूजन है। और इसी केस को अगर हम दो अलग अलग मॉलिकुलर मासेस के लिए बनाते, तो आरएमएस स्पीड अंडर रूट ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड अंडर रूट ऑफ 2 RT/m होता है, तो जिसका मॉलिकुलर मास ज़्यादा होगा उसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कम होगी। ठीक है, और यहाँ पे देखो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड m1 के करस्पॉन्डिंग ये है और m2 के करस्पॉन्डिंग ये है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ये वाली वैल्यू कम है और ये ज़्यादा है, तो इसका मतलब m1 की वैल्यू m2 से ज़्यादा होगी।
जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कम होगी। जो ब्लू वाला प्लॉट है उसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कम है इसलिए उसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है। तो अगर दो अलग अलग गैसेस के लिए गिवन टेम्परेचर पे प्लॉट बनाएंगे तो इस तरीके से डिसाइड करेंगे। तो ये जो सेकेंड ग्राफ है ये फॉर गिवन गैसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर है। ये जो प्लॉट बनाया मैंने ये फॉर गिवन गैसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर है। तो ये जो प्लॉट है ये किसके लिए है? फॉर गिवन गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर, फॉर गिवन गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाने से मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ती है तो उस इंफॉर्मेशन से हम निकाल लेंगे कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा है। और तीसरा प्लॉट जो मैंने बना रखा है वो क्या है? गिवन टेम्परेचर पे डिफरेंट गैसेस के लिए है। तो थर्ड प्लॉट इज फॉर given temperature different gases. This is the plot for given temperature, yeah, at given temperature, for given temperature at different, for different gases. So at given temperature for different gases, तो जिस गैस का मोलिकुलर मास ज़्यादा होगा उसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कम आएगी। ये तीसरा प्लॉट हो गया। पहले आप प्रॉपरली बना लीजिए तब मैं आगे। सो वन अपॉन एन डी एन यू वर्सेज यू बनाया तो मैंने तीन प्लॉट समझाए आपको। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन कर्व समझाया जो हमने मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू डिफाइन करने में यूज़ किया। फिर गिवन गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर बनाया जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज़्यादा होगी। और तीसरी कंडीशन में गिवन टेम्परेचर फॉर डिफरेंट गैसेस बनाया हुआ। तो दीज आर द थ्री प्लॉट्स यूज फॉर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का। उनको पहले ठीक से ड्रॉ कर लीजिए। तो आगे के पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करो। राइट डाउन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, on increasing temperature molecular speeds increases, on increasing temperature molecular speeds increases। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिकुलर स्पीड इंक्रीज करेगी। अगले पॉइंट में लिखो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, on increasing temperature most probable speed increases, on increasing temperature most probable speed increases, but fraction of molecules having that speed, but fraction of molecules या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हैं, वो एक ही बात है क्योंकि वन अपॉन एन से डिवाइड करेंगे तो अलग ग्राफ आएगा, एन से नहीं डिवाइड करोगे तो भी नेचर ऑफ कर्व तो वही रहेगा। बट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग दैट स्पीड डिक्रीजेस। On increasing temperature, most probably speed increases, but fraction of molecules having that speed decreases। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से ग्राफ की हाइट कम हुई और विड्थ बढ़ गई। तो अगर आप चाहो तो इसी चीज को आगे ब्रैकेट में लिख लो, बिकॉज on increasing temperature, because on increasing temperature height of plot decreases and width increases, and width increases। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एरिया अंडर द कर्व कांस्टेंट है। तो अगर हाइट कम होगी तो विड्थ अपने आप इंक्रीज करेगी, ये डेफिनेट है बिकॉज एरिया अंडर द कर्व कांस्टेंट है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, on increasing temperature number of molecules having very low speed
decreases. On increasing temperature, number of molecules having very low speed decreases and number of molecules having very high speed increases. On increasing temperature, number of molecules having very low speed decreases and number of molecules having very high speed increases. या फिर आपसे समझ सकते हो, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बढ़ाया कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो जिन मॉलिक्यूल्स की स्पीड बहुत कम है, यानी कि ये वाला रीजन, यहाँ देखो टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो गए, और जिन मॉलिक्यूल्स की स्पीड बहुत ज़्यादा है, मतलब वो एक्सट्रीम एंड पे देखेंगे, यहाँ देखो उसका नंबर इंक्रीज कर गया है. The number of molecules having very low speed decreases on increasing temperature and number of molecules having very high speed increases on increasing temperature. ठीक है, this is also an observation.